नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पेंशन एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़ी 5 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की जानकारी में हम बात करेंगे डीए-डीआर के नए फॉर्मूले की मांग के बारे में, एक राज्य सरकार द्वारा डीए बढ़ाने के फैसले के बारे में, 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की प्रमुख मांगों और फिटमेंट फैक्टर को लेकर एक्सपर्ट की चेतावनी और आखिर में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही 18 महीने के डीए एरियर्स की टेबल की सच्चाई के बारे में बात करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी जानकारी आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। पहली खबर है डीए और डीआर की गणना का फॉर्मूला बदलने की मांग के बारे में। रक्षा कर्मचारियों के एक प्रमुख संगठन ने 8वें वेतन आयोग के सामने एक महत्वपूर्ण मांग रखी है। संगठन का कहना है कि वर्तमान में जिस फॉर्मूले के आधार पर महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर की गणना की जाती है, वह अब वर्तमान महंगाई की वास्तविक स्थिति को सही तरीके से नहीं दर्शाता। संगठन का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च काफी तेजी से बढ़ा है, लेकिन डीए की गणना का मौजूदा तरीका कर्मचारियों को उतना लाभ नहीं दे पा रहा जितना मिलना चाहिए। इसलिए संगठन ने सुझाव दिया है कि नया कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स तैयार किया जाए और उसी के आधार पर डीए और डीआर की गणना हो। यदि ऐसा होता है तो भविष्य में कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई के अनुरूप अधिक राहत मिल सकती है। हालांकि अभी यह केवल एक मांग है। अंतिम फैसला 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा। दूसरी बड़ी खबर है एक राज्य सरकार ने बढ़ाया डीए, उसके बारे में। अब बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण खबर की। एक राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में 20% की वृद्धि करने की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी उस राज्य में लागू 6ठे वेतन आयोग के अनुसार की गई है और इसके बाद वहां डीए की कुल दर 38% हो जाएगी। यह लाभ 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी माना गया है। इस फैसले का लाभ राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को मिलेगा। साथ ही सरकार ने लगभग 1 लाख सरकारी रिक्तियों को भरने की घोषणा भी की है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह फैसला संबंधित राज्य सरकार का है। इसका सीधा संबंध केंद्र सरकार या 8वें वेतन आयोग से नहीं है। तीसरी बड़ी खबर है 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की प्रमुख मांगों के बारे में। अब बात करते हैं उन मांगों की जो विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा लगातार उठाई जा रही है। सबसे पहले न्यूनतम वेतन की बात करें तो कई संगठनों ने इसे लगभग 69,000 रुपये करने की यानी कि 69,000 रुपये करने की मांग रखी है। फिटमेंट फैक्टर के लिए भी लगभग 3.38 तक की मांग सामने आई है। इसके अलावा वार्षिक वेतन वृद्धि को 6% तक करने, एचआरए में संशोधन, फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी और ग्रेजुएटी सीमा को बढ़ाने जैसी मांगे भी आयोग के सामने रखी गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सभी मांगे पूरी होगी? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार सभी मांगों को उसी रूप में स्वीकार करेगी, इसकी संभावना कम है। आमतौर पर कर्मचारी संगठनों की मांग और सरकार द्वारा स्वीकृत अंतिम सिफारिशें के बीच अंतर देखने को मिलता है। इसलिए फिलहाल किसी भी संभावित आंकड़े को अंतिम मान लेना उचित नहीं होगा। चौथी बड़ी खबर है फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर एक्सपर्ट की चेतावनी के बारे में। अब बात करते हैं उस रिपोर्ट की जिसकी काफी चर्चा हो रही है। कुछ आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि यदि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बहुत अधिक बढ़ाया जाता है तो सरकार पर वित्तीय दबाव का भी बढ़ सकता है। कारण साफ है, आज केंद्र सरकार को लाखों कर्मचारियों और करोड़ों पेंशनर्स के वेतन एवं पेंशन का खर्च वहन करना पड़ता है। इसके अलावा एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम जैसी व्यवस्थाओं में भी सरकार का वित्तीय योगदान लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में यदि फिटमेंट फैक्टर में बड़ी वृद्धि की जाती है तो सरकार का कुल व्यय काफी बढ़ सकता है। हालांकि दूसरी तरफ कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने के लिए उचित वेतन संशोधन जरूरी है। यानी एक तरफ कर्मचारियों की मांग है तो दूसरी तरफ सरकार की वित्तीय क्षमता का भी सवाल है। आखिरकार संतुलित फैसला क्या होगा, यह 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद ही स्पष्ट होगा। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण खबर है
18 महीने के डीए एरर्स की वायरल टेबल के बारे में। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने सोशल मीडिया पर काफी भ्रम पैदा किया है। पिछले कुछ दिनों से एक टेबल तेजी से वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय ने 18 महीने के डीए एरर्स की सूची जारी कर दी है और अलग अलग रैंक के अनुसार लाखों रुपए का भुगतान किया जाएगा। लेकिन क्या यह दावा सही है? उत्तर है नहीं। अब तक वित्त मंत्रालय की ओर से ऐसी कोई आधिकारिक सूची जारी नहीं की गई है। वायरल टेबल में जिस तरीके से गणना दिखाई गई है उसमें कई गंभीर गलतियां हैं। कई स्थानों पर बेसिक पे सही नहीं है और कुल वेतन को सीधे 18 महीने से गुणा करके एरर्स दिखाया गया है, जबकि डीए एरर्स की गणना इस प्रकार नहीं होती। इसके अलावा सरकार पहले भी स्पष्ट कर चुकी है कि कोविड अवधि के 18 महीने के डीए एरर्स को जारी करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए यदि आपके पास भी ऐसी कोई टेबल, लेटर या मैसेज आए जिसमें लाखों रुपए का एरर्स मिलने का दावा किया गया हो तो बिना आधिकारिक पुष्टि के उस पर विश्वास न करें और उसे आगे शेयर भी न करें। हमेशा जानकारी की पुष्टि सरकारी आदेश या विश्वसनीय स्रोत से ही करें। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, फिटमेंट फैक्टर और सरकारी खर्च के बारे में। साथियों, जैसे जैसे 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो रही है, वैसे वैसे एक सवाल भी बार बार उठ रहा है कि अगर सरकार कर्मचारियों की मांग के अनुसार फिटमेंट फैक्टर बढ़ा देती है तो क्या इससे सरकारी खजाने पर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा? हाल ही में कुछ आर्थिक विशेषज्ञों ने इसी विषय पर अपनी राय दी है। उनका कहना है कि वेतन आयोग की सिफारिशों में यदि फिटमेंट फैक्टर को बहुत अधिक बढ़ाया जाता है तो इसका सीधा असर सरकार के कुल वेतन और पेंशन खर्च पर पड़ेगा। दरअसल आज के केंद्र सरकार के अंतर्गत लाखों कर्मचारी और करोड़ों पेंशनर्स आते हैं। इन सभी के वेतन, पेंशन, महंगाई भत्ते और अन्य भत्तों का खर्च पहले से ही काफी बड़ा है। ऐसे में यदि मूल वेतन में बड़ा संशोधन किया जाता है तो केवल वर्तमान कर्मचारियों की सैलरी ही नहीं बढ़ेगी बल्कि भविष्य की पेंशन, ग्रेजुइटी और अन्य वित्तीय देनदारियां भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को सिर्फ वर्तमान वेतन ही नहीं देखना होता बल्कि आने वाले कई वर्षों का वित्तीय प्रबंधन भी करना पड़ता है। इसके अलावा आज की बड़ी संख्या में कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस के अंतर्गत आते हैं। इन योजनाओं में भी सरकार का योगदान लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में यदि वेतन संरचना में बड़ा बदलाव किया जाता है तो इन योजनाओं में सरकार का वित्तीय योगदान भी बढ़ जाएगा। यही कारण है कि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को पूरी तरह स्वीकार करने के बजाय ऐसा रास्ता अपनाएगी जिससे कर्मचारियों को भी राहत मिले और सरकारी वित्त पर भी अत्यधिक दबाव न पड़े। दोस्तों, आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।